हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। दृष्टि आईएएस संस्थान द्वारा ये यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है। सीसेट के पेपर जो भी होंगे आगे आएंगे तो वो उसको किया जाएगा। ईयर 2023 टेस्ट नंबर 1 और यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए हम लोग देह आईएएस की भी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। उसका शायद टेस्ट नंबर 4 चल रहा अभी, है ना। टेस्ट नंबर 4 का लास्ट पार्ट बचा है, ये कॉन्टिन्यूएशन में है। इसको जैसे ये कंप्लीट होगा इसको अपलोड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये इसकी अच्छी बात है कि ये बाइलिंगुअल रहती है, एक ही पेज पे इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है, तो यहाँ पे अलग अलग पीडीएफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये छोटे छोटे फैक्ट पूछता रहता है। एक तो ये आप जानिए, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी जो है वो लंदन में, पहला फैक्ट ये है। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ये पुरस्कार ऐसी संस्था या फिर ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में काम करता है, इन्वायरमेंट के संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ये पुरस्कार दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चारुदत्त मिश्रा ये खुद एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं। इन्होंने हिम तेंदुए को बचाने के लिए काफ़ी काम किया। एक संस्था है बेंगलोर में जिसका नाम है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। इसको ध्यान रखना, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन बेंगलोर में स्थित है। इसी संस्था के मुखिया हैं, चीफ हैं चारुदत्त मिश्रा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पे पूछा है जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का है। ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। 2002 का हम लोग वैसे भी रिवीजन करते रहते हैं। पर्यावरण से संबंधित हम लोग 4 एक्ट पढ़ते हैं, 1972 का, 1980 का, 1986 का और लास्ट में 2002 का। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1980 फॉरेस्ट एक्ट वन अधिनियम, 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए और 2002 का आप अभी देख ही रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। पहला स्टेटमेंट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है इसको जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये बात ठीक है। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, वो क्या हो सकते हैं। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, जो भी इसके कंपोनेंट हैं उनका सस्टेनेबल यूज हो सके, हमारी पृथ्वी के सतह पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन सभी रिसोर्स का यूज फेयर मैनर में होना चाहिए। यही सब उद्देश्य होंगे। तो पहली बात तो ठीक लिखी। दूसरा लिखा है भारतीय वन्यजीव संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है WWI का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। वो इसी बात को जानने के लिए क्वेश्चन ही पूछा है। पहला स्टेटमेंट तो नहीं भी आता होगा तब भी इसको सही मान के चलोगे। इस संस्था के बारे में आप लोगों को जानना है कि यह एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। यह किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई, क्लियर है। और इस संस्था को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, देहरादून में पढ़ते हैं, देहरादून उत्तराखंड। देहरादून में एक और बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद आ रहा, FSI। जो हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं ये कौन बनाता है, FSI बनाता है FSI है, रिलीज मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, यह किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनी है। और यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा है कि ये एक्ट के द्वारा बनी है, तो दूसरा गलत है, एक सही है, केवल एक हो जाएगा। समझ आया। चलिए तीसरा कीजिए। तीसरे में क्या है, यहाँ पे पूछा है बायोटिक जो कंपोनेंट हैं जैविक घटक के संदर्भ में बताना है। हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। ये बायोटिक कंपोनेंट है यानी जैविक घटक भी हैं, अजैविक घटक हैं। और ये दोनों घटक जो आपस में अंतर क्रियाएँ करते रहते हैं एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए, इसी सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। जैविक घटक में क्या आता है, जिनमें जान होती है, जैसे प्लांट हो जाता है ना, एनिमल हो जाता है यानी फ्लोरल स्पीसीज भी आ जाती है और फॉनल भी आ जाती है। इसके साथ साथ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव। और एबायोटिक की बात करें, अजैविक की बात करें तो जिनमें जान नहीं होती है, जैसे मृदा हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, लाइट हुआ, प्रकाश हुआ, ये सब अजैविक घटक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मृदा, जल, वायु, प्रकाश जैविक घटक लिख रहे हैं, तो ये जैविक घटक थोड़ी ना है, अजैविक घटक हैं, तो ये तो महागलत है। दूसरा लिखा है ये जो अपरदकारी हैं, अपरदकारी यानी डेट्रीवोर्स, इंग्लिश में देख लेना, एनवायरनमेंट के शब्द जो कठिन होते हैं।
डेट्रीवोर्स डिकम्पोज करते हैं, ये किसको डिकम्पोज करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को। ये बात सही है कि गलत है? डेट्रीवोर्स को आप लोग एक तरह से डिकम्पोजर ही समझिए। ये इनका काम क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक जो मैटर रहता है, मृत कार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं, इन्हीं को डिकम्पोज करना होता है, इन्हीं का अपघटन करना होता है। इसी डिकम्पोजिशन से, इसी अपघटन से ये एनर्जी रिसीव करते हैं। अपरतकारी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकते हैं, यानी कवक भी हो सकते हैं जो अपघटन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है, यहाँ पे पहला गलत है, सी सही है। चलिए चौथा कीजिए। चौथे में पूछा है बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है, करंट अफेयर्स में इसको कवर किए हम लोग पीडीएफ में। ये बायलेटरल एक्सरसाइज होती है। बायलेटरल का मतलब दो ही देश हैं, एक भारत है, एक बांग्लादेश है। तो पहली बात तो सही लिखी है। दूसरी बात है, इस अभ्यास का आयोजन इंडियन ओशियन में किया गया। इंडियन ओशियन में नहीं किया गया, इसका आयोजन किया गया पोर्ट मोंगला। इसका नाम रखना है याद आपको, पोर्ट मोंगला। जरूरी नहीं है बोंगो सागर के रिगार्डिंग ही इस पोर्ट को पूछा जाए, अलग से ही पूछ ले, मैचिंग में दिख जाए, कहीं भी दिख सकता है। अब टेस्ट सीरीज का ये मतलब तो नहीं होता है कि आपको एज इट इज़ मिल जाए क्वेश्चन एग्जाम में, है ना? कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्पस रिवीजन है हम लोगों का। ये बंदरगाह है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सही पूछा था तो केवल एक हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन कीजिए। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है साइकेट के बारे में। ये क्या है? यह एक ट्री है। इमेज में देखिए पहले इस ट्री को, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये मुकुट की तरह इनकी पत्तियां आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और खूब बड़ा सा बहुत मोटा सा ये तना होता है, इनका स्टेम होता है। अभी इस तरह का क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्या है? आप यहाँ पे ये सीखिए थोड़ा, इस साइकिट के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं। वो साइकिट के बारे में आपसे नहीं जानना चाह रहा है, ये भी नहीं जानना चाह रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं या पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। ये बात जानना चाहता है आपसे सिर्फ ये बेसिक सी बात जो है साइंस की। आवृतबीजी, इसका क्या मतलब होता है? एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है? देखिए हम लोग दो तरीके के प्लांट्स पढ़ते हैं, एक जिम्नोस्पर्म होता है और दूसरे तरीके के एंजियोस्पर्म। आपको ध्यान रखना है, जो एंजियोस्पर्म है इनमें फूल होता है, ठीक है, फ्लावर होता है, फ्लावर होता है। जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें फूल नहीं होता, इसलिए इन प्लांट्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। क्लियर है? दूसरा अंतर होता है बीज का, यानी सीड का। अगर आप लोग एग्जाम्पल जाने रहेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एंजियोस्पर्म का एक एग्जाम्पल होता है एप्पल, सेब। सेब के बीज कहाँ पे होते हैं? बीज अंदर होते हैं, यानी इनके बीज जो हैं वो इनक्लोज्ड रहते हैं, इनकी ओवरी में रहते हैं बीज। अगर आप लोगों ने दृष्टि 2022 की टेस्ट सीरीज देखी हो तो उसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हैं। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि ये जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फलों के अंदर जो खाने वाला भाग होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो क्या होता है। जैसे एक होमवर्क कीजिए आप, मैं इसको पूछता भी रहता हूँ। एरिल नाम का एक पार्ट है, ठीक है, ये एडिबल पार्ट है, खाने वाला पार्ट है। किस फ्रूट के खाने वाले भाग को एरिल बोला जाता? तो समय मिले तो 2022 की जो टेस्ट सीरीज थी दृष्टि IAS की, वो देख लेना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो इनक्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं और ओवरी में रहते हैं, जबकि अनावृत जीवी में जो बीज होते हैं वो नेक्ड रहते हैं, खुले रहते हैं, यानी अनक्लोज्ड रहते हैं, ठीक है, अनक्लोज्ड रहते हैं। तीसरी बात आप लोगों को जानना है, जिम्नोस्पर्म में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, एवरग्रीन है। एंजियोस्पर्म ये किस जोन में पाए जाते हैं? ये तो सीजनल लाइफ साइकिल होती है इनकी। ये दो तीन बातें थी, हो जाएगा ना? चलिए अब क्वेश्चन कीजिए। साइकेड आवृत बीजी हैं, अगर आवृत बीजी होते तो इनमें फूल होता, तो फूल तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये कैसे हैं? ये जिम्नोस्पर्म है, साइकेड जिम्नोस्पर्म है। दूसरा है, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। अगर आपको इनके बारे में एवरग्रीन वाली बात पता होती तो ये बात सही कर ले जाते, पश्चिमी और पूर्वी घाट में ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं लगभग एवरग्रीन है, तो दूसरी बात सही है, ठीक है, सी सही है। चलिए छठवां देखिए। छठवें में पूछा है, यहाँ पे पूछा है ऑयल स्पिल के बारे में, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेल रिसाव जो होता है समुद्र में होता है, महासागरों में होता है, सागरों में होता है। तो जो सतह पर, पानी की सतह पर तेल आ जाता है, तेल जो आ जाता है, इसको आप कैसे रिमूव करोगे? इसको रिमूव करने के मेथड्स हैं। एक मेथड है बायो रेमिडिएशन है। चूँकि ये जो ऑयल
फैलता है सतह पर, ये हज़ारों किलोमीटर के दायरे में फैलता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इसको रिमूव कर पाना, ऑयल को। और अगर इतने बड़े एरिया में ऑयल स्पिल होता है तो वहाँ का इकोसिस्टम, जो मराइन इकोसिस्टम है, वो तो ख़त्म कर दोगे आप, है ना। सारी स्पीसीज़ मर जाएंगी, वहाँ की एक्वेटिक स्पीसीज़ मर जाएंगी। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि ये मेथड होता है कि नहीं होता है। ये तो इतना मान के चल रहे हैं कि ये आपको पता ही होगा कि बायो रेमेडिएशन ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए या फिर तेल का जो रिसाव हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछें, ये पूछ रहे हैं कि ये जो तरीका है साफ़ करने का, ये सबसे तीव्र तरीका है या फिर स्लो तरीका है। इसका जवाब तो आप तभी दे पाएंगे जब बायो रेमेडिएशन जाने रहेंगे इसमें होता क्या है। बायो रेमेडिएशन में बायो का यूज किया जाता है। ये बायो क्या है, जिसमें लाइफ होगी उसी का यूज किया जाएगा। तो इसमें यूज किया जाता है बैक्टीरिया का, और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो तेल को खा जाते हैं, है ना, तेल को खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा, तो भाई बैक्टीरिया तो जैसा उसका शरीर का मेटाबॉलिज्म होगा वो उसी तरीके का काम कर पाएगा। बहुत तीव्र तरीका तो नहीं माना जाएगा ये बहुत स्लो प्रोसेस है, समय लगेगा इसमें। रोबोट थोड़ी ना है, कोई मशीन थोड़ी ना है बैक्टीरिया, है ना। चलिए, तो ये बात तो हम लोगों ने सीख ली कि ये तीव्र तरीका तो नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा है स्किमर्स के बारे में पूछा है। स्किमर्स क्या होते हैं? स्किमर्स ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, और इसका काम क्या रहता है, सेपरेट करना, ऑयल को अलग और जल को अलग, पानी को अलग। क्लियर है? दूसरा सही है यहाँ पे, पहला गलत है। यहाँ पे सही बताना था, ये चीज़ भी ध्यान देना है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को योगी बाबा ने क्या किया, ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। इसमें होगा क्या, इसमें फास्ट डिसबर्समेंट होगा, यानी वितरण होगा। किस चीज़ का वितरण? पेंशन का, यानी पेंशन अब सीधा खाते में आएगी। और पेंशन किसको मिलती है, जो कर्मचारी रहेंगे, सरकारी कर्मचारी रहेंगे, और सेवानिवृत्त भी होना चाहिए, रिटायर्ड होना चाहिए। अगर आपको ई पेंशन पोर्टल याद रहेगा तो आप डी ऑप्शन लगा ले जाएंगे, कर लेंगे। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर बैठा दीजिए। सबसे अंदर क्या रहेगा, कोर रहेगा। इसका टेम्परेचर हम लोग कितना पढ़ते हैं, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे कोरोना बोलते हैं, यानी क्रीट बोलते हैं। ये सबसे आउटर लेयर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तीसरा हो जाएगा और सबसे लास्ट में चौथा हो जाएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा, ये दिख रहा, तो इसी से काम बन गया। सबसे अंदर कोर हो गया, इसके बाद फोटोस्फीयर हो गया, फिर क्रोमोस्फीयर हो गया, फिर ये आपका कोरोना है। 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है, यानी मैमल्स पूछा है, जो केवल मैमल है और उड़ सकता है। पहले मैमल के बारे में बताइए आप लोग, ये मैमल्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन करते हैं। स्तनपायी जीव वो जीव होते हैं जो सीधे जीवित बच्चे को जन्म देते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, यानी अंडे से काम नहीं चलेगा, है ना। और दूसरी बात होना चाहिए मेमरी ग्लैंड्स, यानी स्तन ग्रंथियाँ होना चाहिए। अब पहचानिए इसमें कौन सा होगा, बैट्स। चमगादड़ जो हैं वो दुनिया के ऐसे स्तनपायी हैं जो सिर्फ उड़ सकते हैं। वैसे आपने उड़ने वाली गिलहरियाँ भी पढ़ा होगा, जो फ्लाइंग स्क्वायरल जिसे बोलते हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं करते हैं एक्चुअली, वो ग्लाइड करते हैं, ठीक है। फ्लाइंग और ग्लाइड में फ़र्क है ना। ग्लाइड का मतलब है कुछ दूरी से कुछ दूरी तक तो उड़ पाते हैं, लेकिन लंबी दूरी के लिए नहीं उड़ पाते। जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर थोड़ा सा उड़ के कूद गए, ये ग्लाइड हो गया। 10वां प्रश्न है यहाँ पे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे सब्सिडी की बात कर रहे हैं, सब्सिडी दी जाती है इस योजना के तहत, तो ये बात सही है। दूसरा, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये भी बात सही है। यहाँ पे दोनों बात सही है, सही बताना है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हुई है तो एक योजना और याद आ रही है हम लोग को, PM मुद्रा, याद आ रहा है, PM मुद्रा। इसमें भी लोन दिया जाता है मैक्सिमम 10 लाख का, और इसमें 3 स्कीम चलती हैं, 3 लोन सर्विस चलती हैं, तीनों बताएंगे जल्दी से।
एक शिशु चलती है जिसमें सिर्फ 50,000 का दिया जाता है लोन। एक किशोर चलती है, किशोर में क्या है, यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरी है शायद तरुण, है ना, तरुण नाम है, 5 लाख से 10 लाख। तो ये मुद्रा का सीन है। चलिए 11वां देखिए, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, करंट अफेयर्स पीडीएफ में पढ़ा भी था हम लोगों ने। जैन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से कवर किया है, उस पीडीएफ को जरूर पढ़ा कीजिए। सी ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो आपको बेंगलोर याद रखना, आयोजित बेंगलोर में हुए, और यूनिवर्सिटी भी बेंगलोर की ही है। पहला स्थान जैन यूनिवर्सिटी का था और दूसरा स्थान, जिसने पीडीएफ पढ़ी होगी याद आ रहा होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस यूनिवर्सिटी ने पाए, तब आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को पहले स्थान पर ला देना है। चूँकि जैन विश्वविद्यालय जो है इसने गोल्ड ज़्यादा पाए थे, लेकिन ओवरऑल मेडल की संख्या कम है, लेकिन विजेता तो गोल्ड से ही माना जाता है ना। तो जैन यहाँ पे फर्स्ट है और दूसरी है लवली। अगर मेडल की संख्या के हिसाब से पूछा जाए तो लवली लगा देना। चलिए 12वां देखिए, 12वें में पूछा है कीटभक्षी पौधे जो हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये नाम आपको याद आ रहा होगा घटपर्णी का, लेकिन ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सब लोग जानते हैं, यहाँ पे पूछा भी नहीं इसको। ड्रोसेरा के बारे में पूछा है और अल्ड्रोबांडा के बारे में पूछा है। इंसेक्टिवोरस इनके होने का कारण बताएंगे, एक नाइट्रोजन की सप्लाई, क्योंकि ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, वहाँ की भूमि में, वहाँ की ज़मीन में नाइट्रोजन नहीं होती है। तो फिर इन प्लांट्स को नाइट्रोजन की सप्लाई कहाँ से होगी, इन्हीं जीवों से होगी जो ये खा लेंगे। पहला पढ़िए, ये आकर्षक होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्त्राव, ठीक है। और दूसरा है ड्रोसेरा और अल्ट्रोबाडा, इसके उदाहरण, ये भी ठीक है, दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। 13 देखिए, 13वें में क्या है, संक्रमिका, यानी संक्रमिका क्या है, इकोटोन। इकोटोन के बारे में पूछ रहे हैं। इकोटोन में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। इकोटोन क्या होता है, हम लोग इकोसिस्टम जब पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम है, मराइन का अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट का अलग इकोसिस्टम है ना। तो आपको इन्हीं दोनों की बाउंड्री लाइन मिला देना है। अगर आप फॉरेस्ट को लेते हैं, आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेते हैं, तो एक फॉरेस्ट को ले लीजिए और दूसरा आप मैराइन को ले लीजिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम को ले लीजिए। तो ये जो बाउंड्री लाइन है दोनों का, यानी दोनों का ये जो ट्रांजिशन जोन है, जिस क्षेत्र में फॉरेस्ट इकोसिस्टम के भी गुण हैं और मैराइन इकोसिस्टम के भी गुण हैं, यही इकोटोन होता है। और ये ट्रांजिशन जोन 2 इकोसिस्टम का भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है बगल में डेजर्ट भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस ट्रांजिशन जोन में तीनों इकोसिस्टम के गुण आपको दिखाई देंगे और स्पीसीज भी यहाँ पे तीनों इकोसिस्टम की रहेंगी। ट्रांजिशन जोन मतलब समझ लीजिए तीनों इकोसिस्टम का संगम, सबसे आसान भाषा में लिखा भी उन्होंने, ये शब्द अच्छा लिखा है इन्होंने, कारण में लिखा है, ये जो इकोटोन है 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। यही सीखा हम लोगों ने, कारण सही है, कथन सही है, कारण सही है। चलिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ठीक। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा ही जाए तो क्या लगाएंगे, एक एग्जाम्पल आप ग्रासलैंड लगा सकते हैं, घास भूमि, या फिर नदी का मुहाना हो जाएगा, ठीक है, नदी का मुहाना। नदी के मुहाने को क्या बोलते हैं, एस्टुरीज बोलते हैं, याद आ रहा ज्योग्राफी। और ये जो रिवर बैंक होते हैं, नदियों का बेसिन, ये सब इकोटोन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए 14 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था। यहाँ पे जगह नहीं पूछा है, किस संस्था के द्वारा किया गया, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD द्वारा। चलिए लेस इम्पोर्टेंट फैक्ट है वैसे। 15 है, जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन, इंग्लिश पढ़ लीजिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है, अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। इसका यहाँ पे पर्पज पूछा है, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था, किसको समाप्त करने का ये लक्ष्य बनाए थे। ये अमेंडमेंट किया गया था क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए 16 देखिए,
कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन के संदर्भ में बताइए यहाँ पे। तो ये सब सीख चुके हैं कई बार ना। ये कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स एक जीव हैं और बड़े कलरफुल रहते हैं। ये पहली विशेषता है। जब इनसे कलर निकल जाता है, यानी ये जब रंग बिरंगे नहीं रह जाते हैं, उस स्थिति को बोला जाता है कोरल मर गए, डेड हो गए। इसी डेड होने को बोला जाता है विरंजन। अभी मर क्यों रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हम लोग पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर का ही पढ़ते हैं। अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ब्लीचिंग होने लगती है। और इनका इकोसिस्टम है, कोरल्स का इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान है। योगदान किस चीज़ में? बसेरा का। ये बसेरा प्रदान करते हैं, जगह प्रदान करते हैं बाकी स्पीसीज़ को। ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा होता है, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है, जब प्रवालों पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूजंतली को अलग कर देते हैं। ये जूजंतली समझते हैं ना? एक हम लोग फाइटोप्लैंक्टन पढ़ते हैं, एक जूजंतली पढ़ते हैं। ये समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं ये उत्पादक हैं। इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जूजंतली होते हैं। इन्हीं जूजंतली में बहुत छोटी छोटी मछलियाँ भी काउंट की जाती हैं। पहली बात सही लिखी है। दूसरा है, प्रवाल विरंजन एक नेचुरल प्रोसेस है। ये भी ठीक है। यहाँ पे दोनों वाक्य सही हैं। 17वां यहाँ पे पूछा है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? उद्घाटन पीएम मोदी साहब ने किया था, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उद्घाटन किया गया है, बेंगलुरु में किया गया था। चलिए 18 देखिए। 18 में देखिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन के बारे में ही पूछ लिया। फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में बताइए। फाइटोप्लैंक्टन ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 90% नहीं करता है, बट मोर देन 60% तो करता है। और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन को उत्पादन करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? पहला ऑप्शन आपको फॉरेस्ट मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको समुद्र मिल जाएगा, यानी समुद्र में जो ये फाइटोप्लैंक्टन है। तो क्या आंसर लगाओगे? फॉरेस्ट लगाओगे या फिर फाइटोप्लैंक्टन लगाओगे? फाइटोप्लैंक्टन लगाना है, ठीक है, फॉरेस्ट नहीं लगाना है। और फाइटोप्लैंक्टन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी सक्षम होते हैं। दूसरा लिखा है, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें आप, पहली गलत है, दूसरी सही है, ठीक है। चलिए 19 देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में बताइए। यहाँ पे क्योटो एक जगह का नाम है, कहाँ की है? जापान की है। इसका पर्पज क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, कम से कम करना, कार्बन के उत्सर्जन को कम से कम करना, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई कब किया गया था? 1997। ये 2 ईयर आपको याद रखना है। रेटिफाई किया गया था यानी अनुसमर्थन किया गया था 1997 में, और लागू हुआ था 2005 में। ठीक, ये 2 साल याद रखा कीजिए। चलिए इन दोनों फैक्ट से हम लोगों का काम बन जाएगा। पहला लिखा है, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। करेक्ट है। इसको 2008 में लागू किया गया। गलत हो गया क्योंकि 2005 हम लोगों ने सीखा। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ये जो बाजार तंत्र ये लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? कार्बन क्रेडिट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट को हम लोगों ने ध्येय IAS में सीख लिया है ना? ध्येय में किया है या फिर RO की टेस्ट सीरीज जो अभी हाल में ही हम लोग कर रहे हैं उसमें सीखा है। और चौथा है, वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल है। सब सही है बी को छोड़ के, बी गलत है, यहाँ पे गलत पूछा था ना। नेक्स्ट कीजिए। 20 है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स PDF से ही। PDF में हम लोगों ने इसकी लेंथ भी सीखी थी और साथ में ये भी सीखा था कि आपको झांसी से बचना है। झांसी से नहीं गुजरता, बुंदेलखंड को सोच के झांसी नहीं लगाना है और ललितपुर भी नहीं लगाना है। कुल कितने ज़िलों से ये क्रॉस होगा? 7। ये आपको 7 याद रखना है, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, 7 याद रखना है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। शुरुआत चित्रकूट से और अंतिम डेस्टिनेशन इटावा। लेंथ है 296.07 किलोमीटर, बी ऑप्शन। चलिए 21 में है, यहाँ पे पूछा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति बताइए। भारत की स्थिति है 150वीं, ठीक है। और 2021 की बात करें तो 2021 में 142 है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी स्थिति और बेकार हुई है, सी ऑप्शन सही है। फ़र्क कितना है? 8 अंकों का, नेगेटिव। प्रेस फ्रीडम में सबसे अच्छी स्थिति है नॉर्वे की, सबसे अच्छी स्थिति नॉर्वे की, और सबसे बेकार स्थिति जो है लास्ट है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। इसको जारी कौन करता है, कौन सी संस्था? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, इसके बारे में पूछा जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये फ्रांस की संस्था है, ठीक है, फ्रांस, पेरिस। चलिए 22 देखिए, चेन कुरुंजी के संदर्भ में बताइए। चेन कुरुंजी क्या है? ये एक प्लांट है ये, और बड़ी फ़ायदा करता है। 100% इलाज है गठिया का, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अगस्थमाला बायोस्फीयर में, ठीक है, बायोस्फीयर में, अगस्थमाला बायोस्फीयर में। हिमालय में नहीं, ये गलत है, दूसरा सही है। इसको हम लोगों ने करंट अफेयर्स में किस लिए पढ़ा था? सेंसिटिविटी के कारण पढ़ा था। ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है क्लाइमेट चेंज को लेके, इनकी संख्या बहुत कम हो रही है, इसके चलते हम लोगों ने पढ़ा था करंट में, तो उसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 23 देखिए। 23 सबसे ऊपर यानी आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा से मैच करा दीजिए। उसके नीचे आइए, यानी नीचे लैटिट्यूड पे आइए। लोअर लैटिट्यूड पे, थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड पे आपको टैगा मिलेगा, यानी ये उप आर्कटिक हो गया। सवाना ईजी है, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन। और ये जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स टेम्परेट लगा दीजिए, आसान था, 2413 हो जाएगा। 24 में है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर क्या है? एक फ्लावर है, फूल है, जो बहुत सुगंधित होता है, और इसका तेल बहुत महंगा बिकता है मार्केट में, 10,000 रुपये पर लीटर। जम्मू कश्मीर में इसकी खेती होती है, और वहीं पे इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? देखो आवृतबीजी हम लोगों ने सीखा ना अभी, एंजियोस्पर्म सीखा था। क्या सीखा था? कि ये इनमें फूल होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स इनको बोला जाता है। इनके जो सीड रहते हैं, बीज रहते हैं, वो इनक्लोज्ड रहते हैं, इनक्लोज्ड रहते हैं, ओवरी के इनसाइड रहते हैं, अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था एप्पल, सेब पढ़ा था, अखरोट भी इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गुलाब का फूल भी है, यानी रोज भी आवृतबीजी है। और एग्जाम्पल्स में आप राइस ले सकते हो, गेहूँ ले सकते हो, मक्का हो गया, मक्का तो ऑप्शंस में दिया भी है, टमाटर हो गया, टमाटर, बैगन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अमरूद। यहाँ पे आवृतबीजी जो पौधा नहीं है उसका नाम है कोनीफर, शंकु वृक्ष, क्योंकि शंकु वृक्ष ये प्योर एग्जाम्पल होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट का। ठीक है भैया, तो इतना कीजिए 25, मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।